Assalamu alaikum. So let's start with fluid dynamics, which is chapter 4 in paper A and chapter 6 in first year. And there are a number of concepts which overlap in both books. So it will not be a difficult thing, especially जिनकी फर्स्ट ईयर पे इस चीज़ की ग्रिप है. So सबसे पहले है कि फ्लूइड क्या है. तो any substance which have ability to flow is known as fluid. अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड and gas as well. So fluid is not just basically liquid, but it can have liquids, it can have gas, and it can also have some sort of plasmas. Anything which can flow is will be studied in fluid dynamics. और डायनामिक्स से मुराद है कि आपने मोशन को स्टडी करना, आल्सो स्टडिंग इट्स कॉस्ट. फ्लूइड डायनामिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनमें से एक है विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से शो करते हैं. तो व्हाट इज विस्कोसिटी? जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, फ्लो भी करेंगी और अपोज भी करेंगी. सो जो रेजिस्टिव इफेक्ट है दैट इज नोन एज विस्कोसिटी. रेजिस्टिव इफेक्ट हम पढ़ते आए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर रेजिस्टिव इफेक्ट आप करंट की बात करें तो उसको हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई. वही रेजिस्टिव इफेक्ट जब वेव्स में आता है तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं. इसी तरह हर केस में रेजिस्टेंस होगी, उसका नाम डिफरेंट होगा. और जो हमारी रेजिस्टेंस होगी फ्लूइड डायनामिक्स के केस में उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे. इट इज सिंपली द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा एंड सो ऑन. Okay, next is basically an important term known as drag force. इसको मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है? अगर जस्ट आप इमेजिन करें कि आप एक बाइक पे हैं या एक रिक्शा पे हैं या कार पे हैं, किसी भी व्हीकल पे हैं, और आप अपना जो हाथ है वो बाहर करते हैं और इसकी मोशन इस तरफ है, तो आपके हाथ को इस तरफ फोर्स लगेगी. जितनी स्पीड इस व्हीकल की ज्यादा होगी उतनी आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी. सो दिस इज नोन एज ड्रैग फोर्स. द अपोजिंग फोर्स जो कि फ्लूइड की वजह से, अब इस केस में फ्लूइड क्या? एयर है. एयर वो आपके हाथ पे लगा रही है. ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. ईटा बेसिकली यही विस्कोसिटी है, ये उस एयर की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा. ये जो एयर ड्रॉपलेट है उनके रेडियस पे, इस व्हीकल की स्पीड पे, एंड 6 पाई इज अ कांस्टेंट. एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्टोक्स लॉ, दिस फॉर्मूला. और इसकी लिमिट क्या है इस फॉर्मूले की? कि ये नॉर्मल स्पीड्स पे अप्लाई होता है. बहुत हाई स्पीड्स होंगी तो फिर ये v के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि v की पावर n के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब v स्केयर v क्यूब हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि टाइप ऑफ मोशन क्या है. देन दे आर टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन. इन टर्म्स ऑफ सिंपली काइनेमेटिक्स हमें पता है कि जस्ट स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज. डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विद आल्सो स्टडिंग इट्स कॉज. अब इसमें दो तरह की मोशन हो सकती है, एक लैमिनर और एक टर्बुलेंट. जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, लैमिनर फ्लो क्या होगा? रेगुलर फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीम लाइन, जो भी इसके लिए अच्छे अल्फाज. एंड टर्बुलेंट क्या होगा? इरेगुलर, नॉन यूनिफॉर्म,
तो दिस इज अ लिक्विड फ्लो। ये लेट्स सपोज एक लैमिनर फ्लो है, आपने आगे यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा फ्लो। तो दैट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो। देन वी हैव another type based on विस्कोसिटी के। कुछ लिक्विड विस्कस होंगे जिसकी विस्कोसिटी होगी, और नॉन विस्कस क्या होंगे जिनकी विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी, मतलब उनकी विस्कोसिटी होगी। और ओके, बेसिकली विस्कस इज जिसकी विस्कोसिटी है, और नॉन विस्कस जिसकी विस्कोसिटी एज सच नहीं है, जो कि आइडियल केस बनेगा। यहाँ से हम आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन भी कर देते हैं कि आइडियल फ्लूइड बेसिकली ऐसे फ्लूइड को कंसीडर किया जाता है जो कि हम डेरिवेशन में यूज करेंगे, कि जिसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहे, जो कि लैमिनर फ्लो शो करे। इनफैक्ट विस्कोसिटी कांस्टेंट ना रहे, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और ये नॉन विस्कस हो। सो जिन फ्लूइड में ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड हम इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन में, फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है, इट्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, अ ट्रांसफॉर्मर लॉ फॉर फ्लूइड। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्पीड को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है कि आपके पास एक पाइप है जिससे इनपुट हो रहा है, और एक पाइप है आउटपुट है। दोनों के डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। A1 could be equal to A2, A1 can be greater than A2 and A1 can be less than A2, डिपेंड अपॉन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो मतलब आप इनपुट स्पीड को एरिया के साथ कंट्रोल करके आउटपुट स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेम लाइक जैसे हम ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज को नंबर ऑफ क्वाइल्स के थ्रू आउटपुट पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी हम डेरिवेशन भी देखते हैं और इस पे डिस्कशन भी करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना इनपुट मास है उतना ही आउटपुट मास होगा। सो इट्स डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। इसमें जैसा आपने वैल्यू सर्च करनी है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड दैट्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखें मैंने डेंसिटी को वन नहीं किया क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड के लिए, तो ये कट जाएगा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एरिया और स्पीड में, तो आपको वॉल्यूम में से एरिया और साथ आपके पास आएगी डिस्टेंस। इसी तरह एरिया और ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आप कोई भी पैच ले लें, लेट्स, तो ये डेल्टा X1 है, ये डेल्टा X2। एक कर क्यों रहे हैं, एक तो एरिया हमारे पास आ गया, और जब हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A V इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। सो अगर आपको आउटपुट पे इस टू प्लेस पे स्पीड ज्यादा चाहिए, तो इस जगह का एरिया कम रखें इस जगह के एरिया से। तो क्योंकि स्पीड का एरिया कम है, स्पीड ज्यादा होगी, तो आपको जो स्पीड है वो स्टेप अप होके मिल जाएगी, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर जहाँ इसमें हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। इसी तरह अगर आप इनपुट पे स्पीड बहुत ज्यादा है, आउटपुट पे आप थोड़ी स्पीड चाह रहे हैं, तो इनपुट के जो एरिया को बहुत ज्यादा छोटा कर दें, और आउटपुट या जो भी है उसे रहने दें, आउटपुट के एरिया उसके मुकाबले में बड़ा कर दें, और वहां से स्पीड कैलकुलेट कर लें आप कितनी स्पीड चाह रहे हैं। सो दिस इज दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज ट्रांसफार्मर लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। अच्छा, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन बड़ी डिस्कशन में आती है एमसीक्यूज में, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी अगर हम देखें, जैसे कि हमने स्टार्ट भी किया, ये बेसिकली क्या था, ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया वेलोसिटी डिस्टेंस इनटू टाइम, यही जो हमने यहाँ से किया बेसिकली, ये वाला पाथ है ना जिसको हम
ए भी कह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है। और वो बेसिकली आके वॉल्यूम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो या रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी टाइम आ जाए उसको रेट से डिफाइन करते हैं। सो इसको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कह सकते हैं। और इसकी बेस पे आप डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कशन कर सकते हैं। और इसमें जब भी आपके पास कोई बात होगी तो डेंसिटी और वॉल्यूम का जिक्र होगा, तो डेंसिटी आपने बाय आइडियल फ्लूइड डेफिनेशन कांस्टेंट लेनी। ओके, so this is equation of continuity, and if we consider law of conservation of energy for same pipe, we can discuss what is known as Bernoulli equation. Bernoulli equation is a relationship of pressure, velocity and height. पहले किसका रिलेशन था, एरिया और वेलोसिटी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉमन पॉइंट है, तो अगर आपको इनमें से किसी का भी रिलेशन एरिया के साथ चाहिए तो इस फॉर्मूले को आप वेलोसिटी के थ्रू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिंक कर सकते हैं। तो अगेन हम आपके पास पाइप है जो कि डिफरेंट एरियाज इनपुट एंड आउटपुट पे, यहाँ पे आपने लाइन एलिमेंट डेल्टा एक्स वन ले लिया, यहाँ पे लाइन एलिमेंट डेल्टा एक्स टू ले लिया, और ये ग्राउंड पे नहीं है, ये डिफरेंट हाइट्स पे, लेट्स ये एच वन पे है, ये एच टू पे है। तो आप इसको प्रूव करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, विच इज सिंपली कि जितना वर्क डन इस पानी को यहाँ से लेकर या लिक्विड को यहाँ तक लगा है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है, डिपेंड अपॉन पाइप कैसा है। काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है, डिपेंड अपॉन पाइप कैसा है। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो व्हाट यू एंड अप इज 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच इज सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर, और अगर इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो एम ओवर वी बेसिकली होता है डेंसिटी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी जैसे हम डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर किसी भी चीज का पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं। तो सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और अदर वे नोन एज काइनेटिक डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज बर्नौली इक्वेशन, जिसमें तीन पैरामीटर्स को हम रिलेट कर रहे हैं, प्रेशर को, स्पीड को और हाइट को। इसमें जो ये पार्ट है पी प्लस रो जी एच, जो कि रहना ही ऐसे ही है, दिस इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो वैसे ही रहेगा, जो हाइट है वो हाइट की वजह से वैसे रहेगा, लेकिन जो स्पीड की वजह से है वो चेंज होगा। तो इसे डायनामिक प्रेशर कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैटिक प्रेशर कौन सा है और डायनामिक प्रेशर कौन सा, और ये चीज सारी बात है एफएससी में डिस्कस नहीं है, तो यहाँ पे ये हेल्पफुल है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस पढ़ने का बेसिकली क्या तरीका है कि हम इनमें से कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे P1 + 1/2 रो वी स्केयर। सो इनमें से अगर हम कुछ कांस्टेंट लेते हैं, अब कांस्टेंट किसको लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं। स्टैटिक बेसिकली जस्ट लेट मी जस्ट गिव अ वंस लुक ऑन इट। स्टैटिक मीन जो चीज चेंज ना हो ना, स्टैटिक विच इज एट रेस्ट। तो प्रेशर ड्यू टू रेस्ट मोशन। अब रेस्ट मोशन से मुराद क्या है कि अगर आप पानी को उठा के उसी जगह पे ऊपर लेके जा रहे हैं, या वो किसी भी वजह से ऊपर चला गया है, तो उसमें जो प्रेशर है हाइट की वजह से वो रहेगा ही, P = ρgh। तो वो स्टैटिक प्रेशर है, पानी मूव नहीं कर रहा। इसी तरह जो इनपुट पे अगर कोई प्रेशर लग रहा है किसी मशीन की वजह से फॉर एग्जांपल, तो वो भी लगता रहेगा, लेकिन उसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रही। मोशन सिर्फ इस पार्ट की वजह से हो रही है जिसमें वी स्केयर है, तो इस वजह से डायनामिक प्रेशर कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम हाइट को सेम ले लें कि हाइट सेम है, मतलब एक ही हाइट पे मौजूद है, तो ये चीज कट जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखें कि P1 है और यहाँ पे V1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे V2 है, मतलब ये पहले पे है तो उसका उल्टा पहले पे है, ये P2 है तो यहाँ पे उसका उल्टा माइनस के साथ है, तो विच शोज कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कि प्रेशर एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। इसी की बेस पे हम स्विंग इन अ क्रिकेट बॉल को एनालाइज करते हैं, इसी की बेस पे हम एरोप्लेन की लिफ्ट को इमेजिन कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। इसी की बेस पे हम कहते हैं कि जो अगर ट्रेन गुजर रही है तो उसके पास अगर एक शख्स है तो वो थोड़ा दूर हो जाए वरना वो गिर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि जब जैसे जैसे कि ट्रेन गुजर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे स्पीड कम है। जहाँ पे स्पीड बढ़ेगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक पुश लगेगा, वो पुश की वजह से ये शख्स इसकी तरफ गिर सकता है। इसी तरह स्विंग इन क्रिकेट बॉल है कि एक साइड रफ है दूसरी साइड स्मूथ है, तो रफ साइड और स्मूथ साइड पे दोनों साइड पे स्पीड का फर्क होगा, और स्पीड के फर्क की वजह से स्विंग पैदा होगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसी तरह एरोप्लेन है, जो जहाज है, जब इसको टेक ऑफ करवाया जाता है तो उसको पहले अगर किसी ने जहाज का सफर किया है तो पहले वो क्या करता है, काफी देर चलता है मतलब ग्राउंड पे ना, तो उस दौरान वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, लिफ्ट क्रिएट कर रहा होता है, उसके जो पंखे हैं वो चला के स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, यानी नीचे प्रेशर कम और ऊपर प्रेशर का एक प्रेशर ग्रेडियंट जिसे कह सकते हैं, ये इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि स्पीड के डिफरेंस से स्पीड डिफरेंस रिजल्ट्स इन प्रेशर ग्रेडियंट, और वो प्रेशर ग्रेडियंट फिर जो है वो एक पुश की वजह बनेगा। तो यही डिस्कस हुआ है, स्विंग इन अ क्रिकेट बॉल, रॉकेट थर्स्ट, वेंचुरी मीटर। तो जस्ट आपने इसको डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग लेनी है, डायनामिकल लिफ्ट, विस्कोसिटी, अगेन देयर डिस्कशन ऑफ विस्कोसिटी जो हम पहले एक दफा देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं, लेकिन ये कि जस्ट आपने इन एग्जांपल्स को अप्लाई करना है और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम विस्कोसिटी बेसिकली की बात करें तो किसी मटेरियल की विस्कोसिटी ज्यादा है, लेट्स सपोज हनी, वाटर, इसकी विस्कोसिटी नॉर्मल है ब्लड की। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, गाढ़ापन है, उसकी शेप को अपनी हालत बरकरार रखने की कोशिश है। तो अगर हम विस्कोसिटी को डिफाइन करें तो हम इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की शक्ल में भी कर सकते हैं। हमने मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी है अगर याद हो आपको, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो उस टर्म में भी हम इलास्टिसिटी की टर्म में भी विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और स्पेशली क्योंकि शेप चेंज हो रही है तो इट विल बी शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स ओवर यूनिट एरिया ही रहेगा, जबकि जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो डी वी ओवर डी वाई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर एफ की तारीफ बनाए तो डैट विल बी एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी ओवर डी वाई। और इसमें अगर आप वॉल्यूम की चेंज को कंसीडर करें कि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम जीरो है और बाद में वॉल्यूम वी होता है, तो डी वी विल बी इक्वल टू वी माइनस जीरो, और लेंथ आप चेंज को एल ले लें जो कि सिंपल टर्म्स हैं, आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ईटा ए पी ओवर एल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, force, drag force in terms of viscosity, or other way around you can define for eta, which is FL over AL. Sorry, FL over AB, and V is here the volume, not speed. यहाँ से इसकी डिमेंशन देखें तो क्या बनती है, F की डिमेंशन न्यूटन मीटर, मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर। तो मीटर 5
जो कि उधर जाके मीटर स्क्वायर बन जाएगी। सॉरी, हेयर वी, इस चेस की यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बट हाउ इट्स वी इज वॉल्यूम हेयर नॉट। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन इट। ओके, इसके जो लास्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की विस्कोसिटी है, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो आपको पता है डिक्रीज होगी। जैसे कि शहद है, शहद को आप गर्म करें तो क्या होता है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। लेकिन अगर आप गैस की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है विद टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ टेंशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। देन वी हैव इलास्टिसिटी, जो कि हमने जस्ट इससे मिलाने के लिए वो जस्ट कर रहा है कि आपको पता है कि ये बेसिकली सॉलिड का पार्ट आ जाता है, जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन डिपेंड करता है कि आप किस मोशन को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेन को कर रहे हैं तो दैट विल बी डेल्टा एल ओवर एल। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कर रहे हैं तो ये डेल्टा वी ओवर वी। और अगर आप शेयर को कर रहे हैं तो दैट विल बी टेन थीटा। और अगर आप डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को तो आपके पास मॉडुलस आ जाता है। अब मॉडुलस की टाइप्स हैं, यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस तब होगा जब आप टेंसाइल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम को तो दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक। इन फैक्ट इट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। एंड इफ यू आर डिस्कसिंग शेप तो इट्स नोन एज shear मॉडुलस। इसके फॉर्मूलाज हैं, उसकी बेस पे यूनिट्स हैं। देन वी हैव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि हम अब इसको वैसे तो एफएससी के लिहाज से डिस्कस करते हैं चैप्टर 17 में, लेकिन इसको फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं कि वी हैव स्ट्रेन हेयर एंड स्ट्रेस हेयर। तो इसकी जो कर्व है ये बेसिकली मेजरली चार हिस्सों पे होती है। एक तो ए कहते हैं, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव डी। सो जो जीरो से ए है, ओ से ए है, दैट्स अ लीनियर कर्व फॉलोइंग हुक्स लॉ। जो आप हुक्स लॉ पढ़ते हैं, फिजिकल टू के एक्स, वो सिर्फ इस रीजन में ओबे होता है। और इस रीजन को इलास्टिक रीजन कहते हैं, ई आर। जब यानी इनिशियल आप स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन एक यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। और जैसे ही वो एक खास हद से बढ़ेगा तो वो जो पॉइंट को करेगा दैट इज यील्ड पॉइंट, जिसके अंदर ये जो हुक्स लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो डीफॉर्म अभी नहीं हुआ। इसी तरह बी से सी पे जाएंगे तो आप का जो डी शेप होना शुरू हो गया है, इसको यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद आपका मटेरियल ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस लिहाज से ये इलास्टिक रीजन है तो ये प्लास्टिक रीजन बन जाता है, फिर जिसमें आपका मटेरियल डी शेप होना शुरू हो जाता है। कुछ मटेरियल डायरेक्ट बी से डी पे चले जाते हैं और कुछ मटेरियल डायरेक्ट बी से डी पे नहीं जाते बल्कि वाया सी जाते हैं। So the material which undergo plastic deformation until they break are called ductile material, whereas the material which undergo elastic deformation until they break are called brittle material. तो वो मटेरियल कुछ ब्रिटल कहलाएंगे और कुछ डक्टाइल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास और हाई कार्बन जो हैं वो आपका बी से डी पे चले जाएंगे,
जबकि डक्टाइल मटेरियल जो है आपको यूटीएस फेज से गुजर के जाएंगे। सो ये फ्लूइड डायनामिक्स में ये जो रीजन है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला और ये इलास्टिक डिफरेंट, ये बेसिकली चैप्टर 17 में भी दोबारा डिस्कस होगा एफएससी का। लेकिन यहाँ पे जैसे इस वजह से है क्योंकि हमने इलास्टिसिटी को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो जैसे उसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में यहाँ पे डिस्कस है। तो इसको गो थ्रू करें, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। तो ये आपका कलीम अख्तर की पेपर ए बी बी वाला जो फ्लूइड डायनामिक्स है वो चैप्टर कवर होता है, और साथ इसी की तरह आपकी जो एफएससी की बुक है उसके भी ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो नहीं होते वो एक तो है टर्मिनल वेलोसिटी, इस जो चैप्टर में डिस्कशन नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ये है कि अगर ड्रैग फोर्स और वेट सेम हो जाए, मिसाल के तौर पर एक लिक्विड ड्रॉप नीचे आ रहा है अपने वेट डब्ल्यू के साथ, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि आप अपना जब हाथ बाहर करेंगे तो एयर आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, तो जिससे वो नीचे आएगा उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स, क्योंकि ड्रैग फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ती जाएगी, वेट कांस्टेंट रहेगा। एक वक्त आएगा जब ये दोनों बराबर होंगे, तो जब बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। वैसे भी जो फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो वो, तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है, इस बेसिक रीजन को हम के बाद जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वी टी इज इक्वल टू 2 g r² ρ/9 ईटा। तो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या है कि एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसी के साथ एक टॉपिक है जो कि एफएससी की चैप्टर 6 में है, वो है ब्लड फ्लो। तो उसको आप जरूर रीड करें। रीड है कि ब्लड की डेंसिटी क्या है, ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जिसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी वैल्यूज क्या हैं। तो मतलब सिंपल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम स्फाइगोमैनोमीटर है। एक टोर किसके बराबर होता है? एक टोर और न्यूटन मीटर का क्या रिलेशन है? तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आप एफएससी की बुक से गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी रीडिंग आप इस बुक से करेंगे, एंड दैट विल कंक्लूड योर फ्लूइड डायनामिक्स इन बीएससी लेवल एज वेल इन एज इन एफएससी लेवल।